बात करेंगे पृथ्वीराज रासो के काव्य रूप पर। हिंदी साहित्य के पाठकों के बीच पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य होने का गौरव प्राप्त है। हमारे यहाँ काव्य भेद पर अधिकांश संस्कृत साहित्य को ध्यान में रखकर विचार हुआ है। रासो में महाकाव्य के सभी लक्षण घटित नहीं होते जो संस्कृत साहित्य में दी गए हैं। उदाहरणतः रासों में छंदों का विधान संस्कृत महाकाव्य जैसा नहीं है। विभिन्न खंडों का विभाजन भी संख्या क्रम से नहीं, घटनाओं के आधार पर शीर्षक में है, जैसे कनऊ समय या के मास वध। वस्तुतः रासों की रचना संस्कृत के आचार्य काव्यशास्त्रियों द्वारा निर्दिष्ट लक्षणों के अनुसार नहीं हुई है। काव्य रूप की दृष्टि से रासो प्राकृत अपभ्रंश के प्रबंध काव्यों की परंपरा में है, संस्कृत महाकाव्यों की परंपरा में नहीं है। पृथ्वीराज रासो में मध्यकाल में प्रचलित प्रबंध काव्यों के अनेक रूपों का सम्मिश्रण हुआ है। उसमें कथा काव्य, चरित काव्य, आख्यायिका आदि के लक्षण मिल जाते हैं। रासो तो वह है ही। कथा की कहानी दो व्यक्तियों के संवाद के रूप में प्रस्तुत की जाती थी। इस दृष्टि से रासो को कथा कह सकते हैं, क्योंकि उसकी कहानी शुकशुकी और कवि एवं कवि पत्नी के संवाद के रूप में प्रस्तुत की गई है। आख्यायिका की कहानी का नायक कल्पित नहीं होता। वस्तुतः संस्कृत में कादम्बरी कथा मानी जाती है और हर्षचरित आख्यायिका। यद्यपि हर्षचरित चरित्र भी है, इस दृष्टि से पृथ्वीराज रासो को आख्यायिका भी कह सकते हैं, क्योंकि नायक पृथ्वीराज कल्पित पात्र नहीं है। उसमें बाण भट्ट की भांति चंद का भी वर्णन है। रासो चरित्र काव्य भी है, क्योंकि उसमें पृथ्वीराज रासो के जीवन चरित्र का वर्णन है। हम जानते हैं कि पृथ्वीराज रासो एक रासो काव्य है। रासो, रासा, रास, रासौ ये सभी समानार्थक शब्द हैं। इनका विकास रास नामक नृत्य से हुआ है। रास मूलतः वन्य नृत्य था। हर्षचरित्र में रास का उल्लेख नृत्य और गान दोनों रूपों में हुआ है। अपभ्रंश के महान कवि स्वयंभू ने रास छंद का लक्षण किया है। सो रास नृत्य है, गान है और छंद भी है। गान शब्दों से बनता है। एक बार शब्दों का आगमन हुआ तो कथा का समावेश हो गया और रास प्रबंध काव्य भी बन गया। रास नृत्य से कृष्ण की रासलीला का संबंध है। रास काव्यों की परंपरा अपभ्रंश से ही शुरू हो जाती है। मेरी जानकारी में प्राकृत भाषा में कोई रास काव्य नहीं मिलता। अपभ्रंश में नेमिनाथ रासो, भरतेश्वर बाहुबली रास, कछुली रास आदि मिलते हैं। प्रबंध काव्य हो जाने के बाद रास किसी एक ही विषय तक सीमित नहीं रह गया। यद्यपि यह सत्य है कि 11वीं शताब्दी से अपभ्रंश में रासो काव्य की जो परंपरा प्रारंभ हुई उसमें जैन मतावली काव्य भी अधिक मिलते हैं, किंतु कालांतर में रासो ऐसा प्रबंध काव्य बन गया जो धर्म या जैन धर्म तक सीमित नहीं रह गया। धार्मिक रासों के साथ साथ ऐतिहासिक, वीरतापरक, श्रृंगार रासक काव्य भी लिखे गए। पृथ्वीराज रासो ऐतिहासिक और वीरतापरक रासो काव्य है। आचार्य हेमचंद के शब्दानुशासन में रासक को गेय उपयुक्त बनाया गया है। ये गेय रूपक 3 प्रकार के होते हैं: मृसन अर्थात कोमल, उद्धित और मिश्र। रासक मिश्र गेय उपरूपक है। टीका में इन गेय उपरूपकों के संबंध में बताया गया है कि इनमें से कुछ स्पष्ट रूप से कोमल हैं, जैसे डोम्बिका। एक दूसरे से जो स्पष्ट रूप से गेय रूपक हैं, जैसे भाणक। कुछ ऐसे हैं जो मृसन की प्रधानता होती है जिनमें, और कुछ उद्धित भी मिल जाते हैं। कुछ में उद्धित कम मिला होता है, जैसे प्रस्थान। कुछ में अधिक मिला होता है, जैसे शिंगटक। परंतु ऐसे भी कई हैं जिनका प्रधान रूप तो उद्धित होता है, फिर भी थोड़ा बहुत मृसन का प्रवेश हो जाता है। वार्णिका ऐसी ही है। फिर प्रेरक, रामाक्रीड, रासक, हलिसक आदि ऐसे ही रूपक हैं। सो रासक आरंभ में एक प्रकार के उद्भुत प्रयोग प्रधान गेय रूपक को कहते हैं, जिसमें थोड़ा मृसन या कोमल प्रयोग भी मिलता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रासक और पृथ्वीराज रासों के प्रारंभिक अंशों की समानता दिखाकर ये प्रकट किया है कि रासो और संदेश रासक दोनों में काव्य रूप के लक्षण मिलते हैं। जो हिंदी साहित्य में रासो काव्यों की दीर्घ परंपरा मिलती है,
डॉक्टर दशरथ ओझा ने अपने ग्रंथ हिंदी नाटक उद्भव और विकास के रासक काव्यों की चर्चा के प्रसंग में बताया कि लगभग 1000 रासक काव्य मिलते हैं जिनकी रचना 19वीं शताब्दी तक हुई थी। बात करते हैं कि चरित्र काव्य के रूप में पृथ्वीराज रासो के बारे में क्या क्या कहा गया है। डॉक्टर नित्यानंद तिवारी ने अपनी पुस्तक मध्यकालीन रोमांचक आख्यान में दिखाया है कि पृथ्वीराज रासो रोमांचक आख्यान है। उसमें कथानक तो है किंतु आंतरिक गठन नहीं है। इसमें परस्पर संबंध कथाओं का संकलन और विस्तार है। कथाओं घटनाओं का विस्तार आंतरिक घात परिघात से नहीं है। इसमें जोड़ और गांठें हैं। जोड़ कथानक या कहते जाने की प्रवृत्ति पर है। चरित्र तो है किंतु चरित्रगत व्यक्तिगत विशेषता नहीं है। संभवतः इसलिए कथा के विकास के लिए कथानक रूढ़ियों की आवश्यकता पड़ती है। इन रोमांचक आख्यानों का कोई ऐतिहासिक उद्देश्य भी नहीं है। उद्देश्य होता तो इन कथानक उद्देश्य की अंतर सूत्रता से बंधा होता। डॉक्टर नित्यानंद तिवारी पृथ्वीराज रासो को पवारा मानते हैं। वे कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि रासो की घटना सरणी में है। पृथ्वीराज के अनेक विवाह और युद्धों में कोई तार्किक प्रवाह या अंतर सूत्रता नहीं है। 2-4 विवाह और युद्ध रासों से जोड़ दिए जाएं और निकाल दिए जाएं तो रासों के रूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस सब के बावजूद हिंदी साहित्य में रासों की प्रतिष्ठा महाकाव्य के रूप में ही बनी हुई है। यह हिंदी साहित्य के आदिकाल का ही सर्वाधिक विख्यात काव्य नहीं, हिंदी साहित्य के प्रथम महाकाव्य के रूप में भी प्रतिष्ठित है। हमें इन कारणों की भी पड़ताल करनी चाहिए कि पृथ्वीराज रासो को यह प्रतिष्ठा क्यों मिली। तो डॉक्टर नगेंद्र कामायनी के महाव्यक्तित्व पर विचार करते हुए पाश्चात्य एवं पौरस्त्य काव्य के लक्षणों का विवेचन करने के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि महाकाव्यत्व का प्राण औदित्य है, मतलब कि औदित्य का आधार व्यापक संघर्ष है। भारतीय महाकाव्यों का आदर्श वाल्मीकि रामायण है और रामायण का आजीवन संघर्ष उसके औदित्य का आधार है। वह लोक विख्यात है। उसकी जीवन कथा ही ऐसी है कि विप्लव जीवन जगत का समावेश उसके जीवन में हो जाता है। ध्यान से देखें तो महाकाव्य के लक्षण इस बात को ही ध्यान में रखकर निर्धारित किए गए हैं कि लोकनायक में कितना प्रतिष्ठित है, लोक में उसके जीवन संघर्ष का कैसा संबंध है। कहने का तात्पर्य है कि व्यापकता एवं संघर्ष औदात्य के आधार हैं। 8 या उससे अधिक सर्गों की व्यवस्था कथा की विपुलता का लक्षण है, तो एक सर्ग में एक ही छंद की व्यवस्था दूर तक कथा प्रवाह की समतल भूमि निर्धारित करती है। सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन एक सर्ग की कथा को अगले सर्ग की कथा से जोड़ने का संकेत है। मध्यकाल में ऐसे प्रबंध काव्य भी लिखे हैं जिनमें कदम कदम पर छंद परिवर्तित होते हैं। केशवदास की रामचंद्रिका, विद्यापति की कीर्तिलता ऐसे ही काव्य हैं। आदिकाल के अपभ्रंश काव्य संदेश रासक में भी जल्दी जल्दी छंद परिवर्तन की रचना जो प्रक्रिया है मिलती है।